हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th की यहाँ पर केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है बेटा, है ना। अच्छा, केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 11th के अपना सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से अध्याय है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपना रासायन विज्ञान है बेटा। रासायन विज्ञान रासायन विज्ञान को जनरली कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा कौन सा? भौतिक रासायन विज्ञान। दूसरी ब्रांच होगी बेटा अकार्बनिक रासायन विज्ञान। और तीसरी जो ब्रांच होगी बेटा वो कौन सी हो जाएगी? कार्बनिक रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान इन 3 भागों के अंदर जनरली डिवाइड किया गया है, ठीक है बालक। अच्छा, सुनिएगा अब कि सर भौतिक रासायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर अपने 11th क्लास में पढ़ना है और कौन कौन से थ्रू आउट से उसे करना है बेटा। पहला जो चैप्टर रहेगा बेटा वो रहेगा मोल संकल्पना। मोल संकल्पना। अब देखो, चूंकि अपन को पढ़ना है बेटा जेई के हिसाब से और नीट के हिसाब से, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक तो मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट, मोल संकल्पना फर्स्ट और मोल संकल्पना द्वितीय, इन 2 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात करता है, दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को पढ़ना है इसके बाद। तीसरा जो चैप्टर रहेगा अपने वो कौन सा रहेगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। हालांकि इस रेडॉक्स अभिक्रिया को जनरली मैं क्या करूंगा बेटा, मोल संकल्पना द्वितीय के अंदर ही समावित करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, चौथा जो चैप्टर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा? गैसीय, गैसीय अवस्था। और 5वां जो चैप्टर है अपना वो रहेगा बेटा कौन सा? हाँ, ऊष्मा गतिकी। अब ऊष्मा गतिकी फर्स्ट और ऊष्मा गतिकी सेकंड, इसको भी अपन 2 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट चैप्टर, हाँ, कौन सा? साम्य। अब साम्य भी 2 प्रकार के, एक तो कौन सा? आयनिक साम्य और दूसरा, वेरी गुड, कौन सा साम्य? रासायनिक साम्य। 2 प्रकार के साम्य हो गए, ठीक है बालक। और इधर कार्बनिक रासायनिक विज्ञान की बात करते हैं। कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत बात करें बालक, तो इसका पहला जो चैप्टर रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को पढ़ना है। दूसरा पढ़ेंगे अपन कौन सा? एस ब्लॉक तत्व। तीसरा पी ब्लॉक तत्व। चौथा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। 5वां हाइड्रोजन। ये अपने अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान के चैप्टर है 11th क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, इसके अंदर देखें बेटा तो अपन पढ़ेंगे क्या? GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक विज्ञान, सामान्य कार्बनिक रासायनिक विज्ञान। बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा और इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी की पूरी 12th की क्लास जो है बेटा ऑर्गेनिक का एक पूरा भाग है ना, 3-4 चैप्टर इस एक अध्याय के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से करना है इसको। और दूसरा पढ़ेंगे अपन क्या बेटा? एल्केन, नाम तो सुना होगा, एल्कीन तथा एल्काइन। कुल मिला के बात करें तो एक वर्ड के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ेंगे बेटा। बस ये क्लासिफिकेशन है अपना क्या बेटा, पूरे 11th क्लास के सिलेबस का। अब आइएगा जरा बेटा, ये जो फिजिकल का जो पोर्शन है बेटा, इसको अपन क्या करेंगे, जनरली बात में लेंगे, ठीक है। अभी अब जो चैप्टर को थ्रू आउट करेंगे बेटा वो अपना रहेगा कौन सा? आवर्त सारणी को लेंगे, ठीक है। आवर्त सारणी को पहले पढ़ना है, फिर अपन पहले क्या करते हैं, अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान को कवर कर लेते हैं कंप्लीटली। उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, भौतिक रासायनिक विज्ञान के अंदर एंटर करेंगे और फिर कार्बनिक रासायनिक विज्ञान को खत्म करेंगे, है ना। चलो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो पहले इसको पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे, है ना। और फिर इसको तो कवर करना ही करना पड़ना, ठीक है वाला, कोई दिक्कत नहीं ना। अपन ब्रांचेस के हिसाब से चलेंगे तो अपना पॉइंट आउट कभी छूटेगा नहीं और साथ ही साथ अपना क्या रहेगा बेटा, अच्छे से पोर्शन पूरा होता रहेगा,
बराबर ना। अच्छा, अब बात को सुनिएगा बेटा, ये जो अपने पास जो अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान जो है, ये जो ब्रांच है बेटा, ये जो ब्रांच जो होती है जनरली क्या होती है, बहुत ज्यादा इसे जो जनरल जो चैप्टर होते हैं बेटा वो इन्फॉर्मेशन के चैप्टर है, और इन्फॉर्मेशन को हमेशा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है ना। यथित बात है कि मैंने ये बात आपके इंग्लिश मीडियम की क्लास में भी बोली थी, और आपको भी बोल दूं कि आपको करना क्या है कि सर मैं अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी बुक डालनी है। हाँ, डॉक्टर की पर्ची कटे जितने भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर आपको करना क्या है, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना आपको, है ना। ऐसे नहीं बैठ के रट्टा मारने के लिए, या फिर जो लिखा उसे रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया और डेली के डेली उसके अंदर लिखता है, कुछ नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँ उस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, क्लास के दौरान ही उसके अंदर एंटर कर देना कि हाँ सर ये चीज़ है। जैसे भाई मैं आपको कह दूं कि सल्फर का कलर कैसा होता है ना, या फिर सल्फर के कलर के बाद या फिर अपन कह देते हैं सोडियम का कलर कैसा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद उसके साथ क्या हो जाता है ना। तो जर्नल जो अपने उसके जितने भी ज्वाला परीक्षण के जो कलर हो गए, या कलर कोडिंग की बात हो गई, या फिर किसी एक जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला होता है, जो एक संयुक्त फॉर्मूला होता है, संयुक्त सूत्र जो होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात होती है, जिसको याद नहीं रखा जा सकता, लॉजिकल की बात नहीं की जा सकती। उसको क्या करना है, आपको एक बुक के अंदर रख लेना। उसका मेरे हिसाब से नाम है उसका फ्लैश बुक डालना बेटा आपको, है ना, छोटी सी डाल दो फ्लैश बुक। भाई ये काफी टाइम से सोच रहा हूं कि इसको करना है, लेकिन ये पहली बार आपके ऊपर ट्राई कर रहा हूं, है ना। हाँ, अब नहीं भाई, फर्स्ट ऑपरेशन नहीं है वैसे, है ना। तो ये मत सोचो कि पहला ऑपरेशन, जिंदगी का पहला ऑपरेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सही है कि अगर आप लोग उनको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे और डेली के डेली आप पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर भी एक एग्जाम्पल दिया था जनरली, कौन सा वाला, कि भाई एक नंबर है आपके, तो आप एक नंबर को ऐसे याद नहीं रख सकते, मोबाइल नंबर को, है ना। 20 मिनट दिया तो 20 मिनट याद थोड़ी कर पाओगे, उसे डेली अगर आप पढ़ते रहोगे तो वो नंबर आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरली क्या करेंगे बेटा कि जो अपने जितने भी कलेक्शन हो जाएगा, जितने भी अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हो जाएगी, उन इन्फॉर्मेशन को फ्लैश बुक पे रख देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आपके कलेक्शन के हैं। तो कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन के अंदर देखो आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, तो सर एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का चैप्टर है ना। दूसरी बात करता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक भी एलिमेंट अपने पास क्या बेटा, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का है, और हाइड्रोजन भी है जो कि अपने पास क्या बेटा, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का चैप्टर है। रही बात किसकी, एक तो आवर्त सारणी की और दूसरी बात करूं रासायनिक आबंधन की, ये दोनों चैप्टर ऐसे अपने पास जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के साथ साथ क्या करेंगे बेटा, हाँ बिल्कुल लॉजिकल चैप्टर भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाले पालने वाली बात नहीं, सर होगा कि अरे बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं है, है ना। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बस साथ बने रहना है ना। यकीन मानिए केमिस्ट्री का एक बार तो हो जाएगा, आपको बिल्कुल केमिस्ट्री आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, अगर प्रॉपर तरीके से साथ दे तो, ठीक है ना। जहां समझ में ना आए वहां पर पूछते रहिए, जहां कोई भी डाउट हो जाए पूछते रहिए, बिल्कुल। आप एक कदम बढ़ाओगे मेरे सामने तो मैं आपके सामने 2 कदम बढ़ाऊंगा, है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, केमिस्ट्री बहुत शानदार है, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड टफ है, नहीं, कुछ नहीं है। समझ में नहीं आए एक बार नहीं 2 बार पूछो, 2 बार नहीं 3 बार पूछो, आएगा, जाना कहाँ है बेटा, ठीक है ना। बात ये है। अब देखो मैं कुछ बातें बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट बात, तो आप उनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि सर आपको करना क्या क्या है। पहली बात नंबर 1, इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं तो आपको फ्लैश बुक डालनी है तो डालनी है बेटा, ठीक है, कंपल्सरी। बात नंबर 2, अगर मैं कुछ भी आपको बोर्ड के ऊपर लिखवाता हूं तो आपको वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा रोक कर नोट्स को लिखना स्टार्ट कर देना। जहां पर मैं बोल दूं कि लिखो तो आपको क्या करना है बेटा, हाँ लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वीडियो को 1 मिनट रोका, लिख दिया, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है ना। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप जनरली क्या कर दो, या तो मुझे कॉल कर दो, अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ बेटा तो आप क्या कर दो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दो, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा ही दूंगा, है ना, निवारण करूंगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही आपकी समस्या कि आपको कॉल के ऊपर समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको वीडियो के द्वारा भी आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। बात नंबर 3, जितने भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उन होमवर्क को क्या करना बेटा, कवर करते हुए चलना। ऐसा नहीं है कि होमवर्क को आपको बीच में छोड़ दिया, सर आज टाइम नहीं मिला, वो नहीं, आपको जितना भी दिया जा रहा है उसको आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजते रहना, आपके असाइनमेंट वगैरह है जो कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। बात इतनी समझ में आ रही है आपके, ठीक है।
आप ये थोड़ा सा सिलेबस को उतार दो, उसके बाद अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा हो गया बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं अपन आवर्त सारणी को लेकर के। सर आवर्त सारणी क्या हो जाएगी है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो कुछ अपने क्या करना, बेस बनाना पड़ता है। सभी यही करते हैं कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेस बनाओ, जब बेस बन जाए तो उसके बाद क्या करो अपन बेटा आगे बढ़ो, है ना। अच्छा अब इस चैप्टर में कुछ अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कुछ इतिहास है कि कैसे तत्वों का वर्गीकरण किया गया और तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ। अब इतना मैं आपको लिख पाऊंगा नहीं क्योंकि आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, है ना। संभवत रहा तो मैं आपको इसकी पीडीएफ डाल दूंगा नोट्स की, आपको लिखना है, या फिर चैप्टर एंड होने के बाद मैं आपको उसको लिख पाऊंगा, तो आपको चैप्टर होने के बाद लिखना। तो अभी आप इतिहास को देखें कि इतिहास कहता क्या इसका, है ना। तो देखिए बेटा, तत्वों का वर्गीकरण की बात करनी है तो सबसे पहले बात होती है कि सर तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, अब देखिएगा जरा कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता की बात करें तो आपको लेके चलता हूं मैं, एक सफर तय करते हैं। कौन सा सफर बेटा, 1800 सदी का। अच्छा उस समय क्या होता, बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े थे, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना अपने पास भी। मान लीजिए आज के समय में भी बहुत सारे इतने सारे तत्व खोज लिए गए कि अपने एकक के तत्वों के बारे में इंफॉर्मेशन जो लिखनी थी वो लिखी, एक बुक के अंदर छापी, बढ़िया सी प्रिंटेड करवाई, आराम से उसका कवर ववर चढ़ाया और अपने क्या कर दिया बेटा लाइब्रेरी के अंदर ले जाके रख दिया। कोई डाउट नहीं ना। अच्छा मैंने आपसे कहा कि भाई जरा जा सोडियम के बारे में कुछ बता दे। आप गए सोडियम लाइब्रेरी के अंदर, सोडियम की बुक उठाई, बाहर निकला, हाँ सर क्या जानना आपको, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से बता दे। देखा फटाक से, सर इसका ये होगा, अच्छा और कुछ इन्फॉर्मेशन, सर ये होगा, अच्छा और कुछ ये होगा। फिर मैं कहूँ कैल्शियम के बारे में, अच्छा कैल्शियम का, चलो सर वो भी बुक लेके आते हैं। तो सर इतने सारे एलिमेंट है कि उनके प्रॉपर्टीज को याद रखना हमारे लिए क्या होता है, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो प्रॉपर्टी को याद करना दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो क्या हो गया कि अपन अब क्या कर दे बेटा, एक ही निवारण वाली चीज बची है कि उस तत्व को ऐसे अच्छे से वर्गीकृत कर दे ताकि उसको अपना याद रखना आसान हो जाए और पढ़ना आसान हो जाए। वैसे भी आलसी इंसान है ना अपन, तो मैं आपकी बात क्या करूँ भाई, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, है ना, सारे ऐसे ही वैसे कि भाई आसान जो चीज़ हो वो कर दो, आसान चीज, है ना। अपन को दुनिया में सारे काम क्या चाहिए, आसान आसान चाहिए, सिवाय एक काम को छोड़कर, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर अपन को सारे काम आसान चाहिए और दुनिया में सभी अपने आसान काम करना चाहते हैं। तो सर यहाँ पर जितने तत्वों के वर्गीकरण की जो आवश्यकता महसूस हुई वो ये हुई अध्ययन को लेकर, सिर्फ अध्ययन को लेकर ये आवश्यकता महसूस हुई, सिर्फ कैसे इसको वर्गीकृत किया जा सके। तो सर सबसे पहले जो आया था सर उसका नाम क्या था, लवीजर। लवीजर का वर्गीकरण। अब लवीजर का वर्गीकरण कहता क्या बेटा, चलो लवीजर के वर्गीकरण की बात करें तो सर इसने जो बेस जो रखा था वो रखा था धातु और अधातु का। धातु और अधातु को क्या कर दिया इसने, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब धातु और अधातु को कैसे अलग अलग, सर धातु आघात वर्धनी होती है, पीट पीट कर चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को ऐसा नहीं किया जा सकता, बराबर बेटा। अच्छा धातु जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है जबकि अधातु नहीं होता है। मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासों में इसको पढ़ा है कि धातु और अधातु को मैं कैसे वर्गीकृत कर दूं। जो धातु के गुण और अधातु के गुणों को जो अपन बांटते बेटा वो एक्चुअल में लुईजर ने बांटा था और उसको तरीके से देखा था कि कहना क्या चाह रहा बंदा, और जिस प्रकार जो कहना चाह रहा था उसी प्रकार से उसने क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया और दोनों को अलग अलग रख दिया और कई समय तक चलाए। और जब तक चला जब तक कि गैस पे क्या ना आ गया, कोई रेस्ट्रिक्शन ना आ गया, है ना। और वैसे ये तो दुनिया का यथावत नियम है कि सर अगर कोई एक ऊपर ऊंचाइयों तक जा रहा है तो उसका पांव खींचने के लिए कोई ना कोई होता है। तो वैसा ही इसके साथ हुआ कि जब इसका वर्गीकरण इतने शानदार शानो शौकत से चल रहा था कि अचानक से एक बंदा आ गया जिसका नाम था धातु। और धातु तो था, जैसे ही उपधातु आया भाई साहब का वर्गीकरण का जो नियम था वो फेल हो गया, है ना। देखो उंगली कर दी उपधातु ने। अब उपधातु क्या है, जिसके अंदर धातु के गुण भी हो अधातु के गुण भी हो, है ना। ये तो बात हो गई, ना नर है ना मादा, ये तो हो गया आधा आधा।
है ना, ना धातु, धातु के भी गुण है, अधातु के भी गुण है, दोनों गुण किसके अंदर पाए गए, उपधातु के अंदर पाए गए। अब जैसे ही इसकी खोज की गई तो सर लुईजर का जो वर्गीकरण था वो क्या हो गया, स्वतः ही फेल हो गया, है ना। तो लुईजर का वर्गीकरण फेल होने के बाद और कौन आया उसके बाद बेटा, डोबेराइनर, डोबेराइनर, डोबेराइनर का त्रिक नियम, है ना। अच्छा, अब इसने क्या दिया था बेटा, त्रिक दिया था, अपना अपना त्रिक देना स्टार्ट कर दिया इसने। अब त्रिक क्या, अब त्रिक का मतलब होता है बेटा कि इसने तत्वों को जो है वो तीन तीन के ग्रुप में बांटना स्टार्ट कर दिया। कैसे सर, देखो कि जैसे मान लेते हैं कि सर लिथियम हुआ, लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम रख देता हूँ, सोडियम के साथ यहाँ पर पोटेशियम रख सकता हूँ, है ना। अच्छा सर, इसकी बात करें जनरली तो सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार, वो 7 होता है, इसका कितना होता है बेटा, 39 होता है। और अगर यही बात करूँ मैं सोडियम की, तो सोडियम का कितना आता है, 23 होता है। अब देखो कि 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23 आता है, आता कि नहीं आता, हाँ या ना बालक, आता ना। अच्छा देखो, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसने त्रिक देना क्या स्टार्ट किया, उसने कहा प्रथम तत्व का परमाणु भार तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत योग मध्यम तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। तो देखो यहां पर तो बराबर है, और लगभग बराबर का मतलब आगे जो अपने और ट्रेड दिए गए थे, त्रिक है बेटा, अब सारणी में भी देखते हो, है ना। इसके अलावा और भी है ना, बाप मांगे कार, स्कूटर वगैरह वगैरह काफी है। तो सर इसने और त्रिक दिए थे, वहां पर ये बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन लगभग बराबर आ रहा था। तो लगभग बराबर की बात भी इसने रख दी कि लगभग बराबर आएगा, है ना। तो सर वहां से अपन क्या कर सकते हैं, उसके रासायनिक जो गुण है उसको अपन ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बातें सारी किसने कही थी, डोबेराइनर ने करते, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चला और नए इसके रूल्स इतने फॉलो किए गए। जितना लुईजर चला उतना तो डोबेराइनर चला ही नहीं, इसकी तो गाड़ी वैसे ही चलती चलती बंद हो गई, है ना। अब हुआ क्या था जनरली कि सर डोबेराइनर की बात करें तो डोबेराइनर ने एक्चुअल में बता दिया सारा रूल्स वगैरह, लेकिन इसके जो ट्रिक है वो 3 ही काम आए, बाकी ट्रिक इसके काम आने वाले नहीं थे। जब ट्रिक इसके काम नहीं आए तो जनरली ये रूल्स क्या हो गए बेटा, फेल हो गया। इसके बाद बात करें जनरल, क्या सर इसके बाद बात करें तो क्या कहा जाए, तो सर अपन को पता चल गया यहाँ पर डोबेराइनर के बारे में कि सर डोबेराइनर जो होता है उसने क्या कर दिया, त्रिक के नियम के बारे में बता दिया। कहानी यहाँ तक समाप्त नहीं हुई बेटा, है ना। अभी तक यहाँ पर 2 साइंटिस्ट आए थे, दोनों ने ये बात बता दी, लेकिन मैंने कहा ना अभी कि सर पाँव खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, तो इसकी भी पाँव खींचे गए और डोबेराइनर को फेल कर दिया। डोबेराइनर ने जो ट्रिक दिए थे बेटा, वो कितने ट्रिक दे पाया, 3 ट्रिक दे पाया, और तीनों ट्रिक के हिसाब से ये क्या हो गया, उसके बाद ये फेल हो गया, क्योंकि अपने पास तो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के हिसाब से 9 एलिमेंट 9 तत्व हो गए उसके बाद आगे ना हो, बहुत सारे एलिमेंट है, तो ये इसके समय के साथ क्या हो गया बेटा, ये फेल हो गया। उसके बाद आया था अपने पास कौन, हाँ न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया था बेटा अष्टक का नियम, है ना। अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता क्या है, अब देखो ये जो था बेटा संगीत का प्रेमी था, कौन था, संगीत का प्रेमी था। और संगीत के प्रेमी के साथ क्या होता बेटा, वहां पर कुछ अलग भाषा में थे, अपन इंडिया के हिसाब से सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस क्या आ गया बेटा, सा आ गया। तो देखो जरा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद वापस क्या आ गया, 8 आ गया। आया कि नहीं आया, आया ना। तो क्या बोला इसने न्यूलैंड ने कि सर पहला जो तत्व जो रहेगा, पहला तत्व अपने बाद के 8वें तत्व से क्या करेगा, इसकी जो गुणधर्म जो होगी वो क्या करेगी बेटा, मिलेगी, आसान तरीके से मिलेगी। देखो मिल भी रही है, हाँ या ना बोलो, है ना, मिल रही है ना। देखो पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मैच खा रहे हैं, है ना। तो सर यहीं पर इसने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, और क्लासिफिकेशन के साथ क्या किया इसने कि सर सबसे पहले यहाँ देखो उस समय जो थी वो अक्रिय गैसें मौजूद नहीं थी, तो कहाँ से स्टार्ट किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद देन आफ्टर वापस कौन आता है, नियोन। नियोन तो अक्रिय गैस हो गई, छोड़ दो। नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, फिर आर्गन तो वापस क्या हो गई, अक्रिय गैस। आर्गन को छोड़ के वापस आ जाओ पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। अब ऐसे रिजम्बल कर रहा है, देखो आओ जरा, सर ये अपने कौन सा हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर,
3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो पहला और 8वां क्या मिल रहे कि नहीं मिल रहे? अच्छा, पहला और 8वां, यहां पर भी एक पहला है सा, 8वां है सा, तो दोनों सेम मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू संगीत के हिसाब से बताया उसने। और अनफॉर्चुनेटली ये पास भी हो गया, सही चला गया कि पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों के जो रासायनिक जो गुणधर्म थे बेटा, या उनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, वो क्या थी, लगभग सिमिलर थी, है ना, रिजेंबल करी थी यहां पर। तो सर यहां पर क्या हो रहा था, रिजेंबल जा रहा था, तो ये दोनों आपस में मैच खा रहे, ये भी मैच खा रहा है ना। तो सर ये ऐसे चल रहा था इसका मामला, है ना। अब आप बात कहोगे सर क्या कैल्शियम तक ही समाप्त हो गया? ना मुन्ना, ये जो अष्टक नियम जो था न्यूलैंड का, वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इसके बाद वो एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद देखो कौन आ रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वगैरह वगैरह, ये आ रहे नहीं आ रहे? अच्छा सर ये आ रहे। अब देखिएगा जरा कि सर ये तो आ रहा 20 नंबर पे, ये आ रहा 21 नंबर पे। कुल मिला के बात कही जाए तो जनरली ये क्या आता है बेटा, ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? डी ब्लॉक के अंदर। अच्छा देखो डी ब्लॉक क्या, इधर तो था वो एस ब्लॉक, ऐसे दो बड़ी बड़ी लाइनें, और इधर भी बड़ी बड़ी लाइनें, बीच के अंदर जो था ना उसको बोलते बेटा डी ब्लॉक, है ना। और सामने तो आप लोगों ने देखी होगी छोटी क्लासों के अंदर। तो सर ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो भाई साहब ये तो अपने पास कौन सा है, एस ब्लॉक का है, ये वाला पी ब्लॉक का है ना। तो सर ये कहां और ये कहां, ये डी का, ये पी का, तो गड़बड़ होगी ना मामला। तो सर यहां पर कैल्शियम सॉरी एल्यूमिनियम और स्कैंडियम की जो है वो गुणधर्म बहुत भिन्न भिन्न आ जाते हैं। तो इसी वजह से क्या हो गया, न्यूलैंड समय के साथ ये भी क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कहां तक वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है, इसके बाद ये कोई काम का नहीं है। पहली गलती। दूसरी गलती, भाई इस समय तक जो थे वो 56 तत्व तो खोजे गए थे न्यूलैंड तक, और न्यूलैंड बड़ा ही दृढ़ता पूर्वक कह रहा है भविष्य में सिर्फ 56 तत्व, मतलब अब तक 56 तत्व खोजे गए और भविष्य में कोई तत्व नहीं खोजा जाएगा, उसकी कोई परवाह मत करो, इतने ही तत्व होंगे। बड़ा घमंड से बोला भाई साहब, है ना। और जैसे ही बोला तो भाई आज देखो 56 तत्व ये क्या मौजूद अपने प्रकृति में, नहीं ना, 56 से ज्यादा तत्व मौजूद है। जब 56 से ज्यादा तत्व मौजूद हो तो न्यूलैंड किस काम का, चल भाई भाग यहां से, है ना। तीसरी बड़ी गलती कि इसने क्या कर दिया कि जिस तत्वों के गुणधर्म जो थे बेटा वो भिन्न भिन्न थे, उन गुणधर्मों को भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी उनको साथ साथ रख दिया। किस किस को, एक तो निकल रहा और दूसरा कोबाल्ट रहा, निकल और कोबाल्ट को एक ही जगह पर रख दिया। जब निकल और कोबाल्ट को एक ही जगह पर रख दिया तो भाई साहब ये क्या हो गया, हमारे लिए रूल्स फेल हो गया, समय के साथ फेल हो गया। ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा कमियां थी इसकी, और न्यूलैंड आते आते क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। तो देखो अपने पास जो आया था कौन, सबसे पहले जो पढ़ा था अपने बेटा वो क्या पढ़ा, लुइजर। लुइजर के बाद कौन है अपने पास, लुइजर के बाद आया था कौन बेटा, हाँ वेरी गुड, कौन, डोबेनॉयनर। डोबेनॉयनर के बाद कौन आया था, डोबेनॉयनर के बाद न्यूलैंड आया था। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया और ये भी क्या हो गया अपने पास से बेटा फेल हो गया। बोलो बात तो समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद आया था बेटा, वो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और इंपॉर्टेंट क्या कहता है, इसके बाद आया था बेटा लोथरमेयर का वर्गीकरण, है ना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फेल नहीं हुआ, ये पास हो गया बंदा, है ना। ये इतना डर नहीं था, ये बंदा पास हो गया, है ना। पप्पू पास हो गया, लोथरमेयर भी पास हो गया लोग, है। चलो लोथरमेयर ने क्या किया, एक बढ़िया सा ग्राफ बनाया, ये ऐसा ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अंदर इसने क्या रखा, यहां पर तो रखा परमाणु भार, और इधर रखा बेटा क्या, परमाणु आयतन, हाँ परमाणु आयतन। अच्छा अब ग्राफ बनाने के बाद यहां पर इसने ग्राफ बनाया, और इसका ग्राफ इतना इजी नहीं था, अब मैं तो बना रहा हूं आपको समझने के लिए। सर ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना था, इसका बन गया ग्राफ, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनाया। अब देखो जरा सर इधर आ जाओ आप लोग, क्या सर क्या बात कही जा रही है कि अगर मैं परमाणु आयतन की बात करूं तो परमाणु क्या हमारे पास एक प्रकार का गोला है, और गोले का जो आयतन है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अब परमाणु भार के हिसाब से अब कितने परमाणु, क्या आपने परमाणु देखा है? नहीं, अभी मैंने भी नहीं देखा, आप क्या देखोगे रे, है ना। परमाणु आपने नहीं देखा, ठीक है, परमाणु नहीं देखा तो क्या उसके आप आयतन के बारे में बता सकते हो? नहीं सर, ये हम नहीं बता सकते, ये तो सारी प्रैक्टिकल चीजें, और हम कितनी रेडियस को याद रख पाएंगे बताओ जरा, संभव नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं है ना। तो सर परमाणु आयतन अपन को पता नहीं है, परमाणु भार चाहे पता हो लेकिन उसको निकालना हमारे लिए संभव नहीं होगा,
है ना। हम प्रैक्टिकली रूप से निकाल पाएंगे लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसको निकालना असंभव हो जाता है। ठीक है बेटा, बात को समझ रहे हो ना अच्छे से। अच्छा, अब को सुनना बेटा कि जब अपने पास ये पाई आर क्यूब जो आ रहा है 4 पाई आर क्यूब और परमाणु भार, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अपने पास कुछ ग्राफ आता है। उस ग्राफ को लोथर मैंने समझाया और बिल्कुल ये सटीक था, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं थी। लेकिन कमियां थी। कमियां क्या थी? बात कमी पहली ये बेटा, सबसे बड़ी कमी कि टेक्निकल रूप से इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। क्या याद रख पाओगे? हैं? हाँ चलो रखना स्टार्ट करो कि सर यहाँ पर मान लो ए रखा, यहाँ पर बी रखा, तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि सर ए जो ए बी एलिमेंट है जो एक ही प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हो, सारे के सारे कर्व के वक्र के टॉप शीर्ष पर पाए जाते हैं, है ना। और वैसे रखा भी था, लीना की रब से फरियाद, ऐसे सारे सारे टॉप पे रखे थे। इसके बाद यहां पर कुछ एलिमेंट रखे थे इसने, है ना मैडम। तो यहां पर एलिमेंट रखना स्टार्ट किया था। अच्छा बताओ जरा, सर मैंने यहां पर मान लो यहां पर सी आ गया, यहां पर डी आ गया, यहां पर वापस ई आ गया, यहां पर एफ आ गया, यहां पर जी आ गया, एच आ गया, यहां पर जी आ गया। अच्छा बताओ जरा, अब आप क्या कहोगे? कर्व के घटते क्रम पे सी और डी आए, इनकी क्या है बेटा? प्रकृति समान है, मतलब गुणधर्म समान है, यही कहोगे ना। तो क्या ये घटते क्रम पे ये दोनों नहीं है क्या? भाई ये भी तो घटते क्रम है, ये भी घटते क्रम है। तो सर ऐसे घटते क्रम में आए जा रहे हैं, जब इतने घटते क्रम में आए जा रहे हैं तो क्या इसको कहना सही होगा, उचित होगा क्या कि सर घटते क्रम में ये है, बढ़ते क्रम में ये है? मतलब जगह को अपन नहीं बता सकते कि किस जगह पर कौन सा है ना। बाकी ग्राफ इसका सटीक बैठा था, कोई गड़बड़ नहीं थी, किसी प्रकार का एरर नहीं था। एरर एक ही प्रकार का था कि सर इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। समझ में आ रही बात बेटा? तो लॉथर मैन इसी वजह से फेल हुआ था। ठीक है, और आपको तो पता ही है, मैंने अभी शुरुआत में बोला अपन को तो चाहिए बेटा, अपन बंदे ऐसे आसान आसान चीजें चाहिए, जो आसान हो, इजी तरीके से याद रख पाए। ऐसा कोई जुगाड़ बता दो गुरुजी, तो काम चल जाएगा, है ना। आसान नहीं होगा तो किसी प्रकार का मामला नहीं बैठेगा। ठीक है बालक, कौन दिक्कत नहीं ना। चलो तो देखो अपन ने बात कर ली बेटा आज लॉथर मेयर के बारे में। शुरुआत से बात करते पहले अपन ने बात की थी इतिहास में लुइजर के बाद डोबेनहॉर्नर के बाद न्यूलैंड और न्यूलैंड के बाद लॉथर मेयर आगे बेटा। ये अपन ने अभी तक इतिहास पढ़ा, तो इतना भी बोरिंग नहीं है ना। मैं इसीलिए नहीं लिख पा रहा ताकि क्या हो जाए, जल्दी जल्दी से अपना ये थोड़ा सा आगे का जो थ्योरी का पोर्शन है वो स्किप हो जाए, है ना। तो जितना स्किप हो जाएगा उसके बाद अपन बात आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो आगे और भी अच्छा रहेगा, जो भी टॉपिक आएंगे मैं उनको बोर्ड पे लिख पाऊंगा। लेकिन ये ज़्यादा इतिहास का पार्ट था, अब 2 इतिहास के और पार्ट बटे, लेकिन दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको अपन को और अच्छे से कवर करते चलना है, ठीक है ना। और उनको अच्छे से कवर करते चलना और उनको पढ़ना भी बहुत 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 अच्छे तरह से देखना उसको, ठीक है बेटा। तो देखो अब मैं आपको एक बार और बोल दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो 8947861307 या 8209384867, ये दोनों मेरे ही हैं। आप इजीली इसके ऊपर कॉल करो, मैसेज करो कि सर ये समझ में नहीं आया, ये डाउट है, आपके असाइनमेंट आपके होमवर्क इसके ऊपर भेजते रहना, है ना। और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो। बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, डोंट वरी, निश्चित रहिए, है ना। मेरे तरीके से चलोगे तो आ जाएगा, ठीक है बेटा। और कुछ हो बताइए, ठीक है, बाय बाय।